अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 2 of biology of class 8. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your books and chapter number 2 of biology, and today our topic is discovery of cell. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So these are the content of this topic that inshallah we will study in this video lecture. That first inshallah we will study discovery of cell, then the silent features of cell theory, then some characteristics of light and electron microscope, and then the differentiation between light and electron microscope. तो हम सेल हमारे पास बच्चों किस तरह डिस्कवर हुआ, इसके पीछे जो है कई फैक्टर्स हैं और कई इसके पीछे ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे कि अगर ये चीज़ें डिस्कवर नहीं होती तो हम कभी भी नहीं जान पाते कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल पर मुश्तमिल हैं। A cell was discovered through some observation. Discovery of cell is associated with the following facts. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमारे पास सेल वजूद में आया, और वो फैक्ट्स क्या थे कि पहला था डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, कि जब हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास आया पहला, कि उससे फिर हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की। उसके बाद 1610 में गैलीलो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकें। इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने उसी माइक्रोस्कोप को बहुत काफ़ी इम्प्रूव किया बाय कंबाइनिंग लेंस कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, के उसके अंदर उन्होंने लेंस जो हैं उनको फिट आउट किया और वो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाया। ही एग्जामिन्ड अ स्लाइस ऑफ कॉक, और उसने जो है एक जो बॉटल का एक कॉक होता है उसका एक बारीक सा वो लिया स्लाइस और उसको उसके अंदर ऑब्जर्व किया। ही नोटिस लाइक अ हनी कोम चेम्बर्स विच ही नेम्ड एज अ सेल विच इज़ नोन एज अ स्मॉल रूम। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो है वो मुख्तलिफ चेम्बर्स के अंदर डिवाइड हैं और उसकी ख़ास एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो उसने हर एक उस पार्टीशन को हर एक उस जो एक उसमें चेम्बर था तो उसमें उसको एक सेल का नाम दिया, जिसका मतलब है एक स्मॉल रूम। ही स्टडीड द सेल वॉल ओनली, फिर उसके बाद उसमें उसने सेल वॉल को भी स्टडी किया और उसको ऑब्जर्व किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एसिड हमारे पास डिस्कवर हुआ इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड्स। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक बोटानिस्ट थे, उन्होंने एक स्फेरिकल बॉडी जो है वो जो कि बाद में न्यूक्लियस कहलाई, वो एक प्लांट है हमारे पास ऑर्चिड, उसके उनके अंदर ऑब्जर्व की थ्रू माइक्रोस्कोप। डिस्कवरी ऑफ प्लांट सेल।
In 1838, Scaliger, a German botanist, proposed that all plants are made up of cells. फिर उसके बाद स्केलियन जो है एक जर्मन बोटानिस्ट थे, फिर तो उन्होंने ये एक लॉ, एक तरह का या एक तरह की थ्योरी प्रपोज आउट की कि जितने प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। डिस्कवरी ऑफ एनिमल सेल। फिर 1939 में थियोडर स्कॉबॉन जो हैं उन्होंने इस चीज़ को स्टेट आउट किया दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, वो भी सेल से मिलकर बने हैं। He observed nuclei in all type of animal cell but failed to observe cell wall in them. उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन मुख्तलिफ जानवरों के एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसको उनमें सेल वॉल नहीं मिली, जो कि आज तक भी नहीं मिली। और वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। In 1858, Rudolf Virchow stated that the new cells come only from the other cells. 1858 में रुडोल्फ नामी साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी को प्रपोज आउट किया, जिसमें उसने कहा कि जो न्यू सेल्स हैं वो बनते हैं या वो आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि पहले से मौजूद होते हैं। एनिमल सेल्स कम फ्रॉम एनिमल सेल्स, प्लांट सेल कम फ्रॉम प्लांट सेल्स। जो एनिमल्स में न्यू सेल बनते हैं वो एनिमल्स के सेल से ही बनते हैं एनिमल्स में, और जो प्लांट के सेल्स हैं वो सिंपली प्लांट के सेल से बनते हैं। ये एनिमल सेल की एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, जिसमें आप न्यूक्लियस को भी और दूसरे स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है प्लांट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अ लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस फोकस लाइट एंड लेंस टू मैग्नीफाई अ स्पेसिमेन यूजिंग अ सेल। हम यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरे माइक्रोस्कोप को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी अहम वजह यह है कि अगर इन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरीज नहीं होती तो साइंटिस्ट को ये बात कभी पता नहीं चलती कि हमारी बॉडी और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल बेस है या वो सेल से मिलकर बनी है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो फोकस करता है लाइट और लेंस को टू मैग्नीफाई अ स्पेसिमेन, यूजुअली अ सेल। स्पेसिमेन कहते हैं उस चीज़ को जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व या देख रहे होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो उस पर लाइट मारता है और उस पर लाइट जाके लगती है, और हमें लेंस के ज़रिए उसको जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो हमें वो स्पेसिमेन या वो चीज़ नज़र आती है। इन दिस वे अ लाइट माइक्रोस्कोप इज मच लाइक अ टेलीस्कोप एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ अ ऑब्जेक्ट बीइंग वेरी लार्ज एंड वेरी फार अवे, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी क्लोज टू द लेंस। तो इस तरह से अगर हम कहें तो माइक्रोस्कोप जो है वो बिल्कुल टेलीस्कोप की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन इसमें और जो कि टेलीस्कोप में है उसमें फ़र्क ये है कि टेलीस्कोप जो है वो बहुत दूर और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आपको स्मॉल करके आपको टेलीस्कोप में दिखा रहा था, जबकि इसमें जो है काफ़ी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काफ़ी लार्ज और बड़ा करके दिखा रहा था थ्रू लेंस। Light microscope send light through a path that the first focus the light into a tight beam and then passes through a sample which creates an image। ये काम कैसे करता है कि एक लाइट सोर्स से लाइट जो है वो स्पेसिमेन में क्या नाम है पड़ती है, और आप उससे एक इमेज होती है क्रिएट, और वो इमेज जो है आप थ्रू लेंस देख रहे होते हैं। That image then passes through one or more lens to magnify it until it reaches the user's eye or a camera. Because light needs pass through the sample, it must be either very small or very thin. अब ये बात हम फिज़िक्स में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि जब लाइट किसी चीज़ पे टकरा के और हमारे आई रेटिना के अंदर पहुंचती तभी हमें इमेज नज़र आती है। तो बिल्कुल उसी मेथड की तरह जो है वो यहाँ पर होता है कि लाइट जो है वो स्पेसिमेन या उस ऑब्जेक्ट्स पे टकराने के बाद एक रास्ते से एक पाथ से होते हुए, चाहे वो हमारी आँख हो या कोई भी कैमरा वगैरह या कोई भी लेंस हो, उससे होती हुई जो है वो हमारी आँख के रेटिना में जाती है और हमें वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है। मोस्ट सेल्स प्लांट और otherwise are both small and transparent, and so light can easily pass
थ्रू दैम। आमतौर पर जो प्लांट सेल या एनिमल सेल या दूसरे और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो लाइट जो है वो उसमें उनमें से इजली तौर पे से पास कर जाती है और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से नज़र आना शुरू हो जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये हमारी कई फॉर्म या मुख्तलिफ शक्लों में आता है। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और द सेकेंड वन है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या है? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस अ सिंगल लेंस टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट रीच हाई मैग्नीफिकेशन। जो हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर सिंगल लेंस, एक ही लेंस लगा हुआ होता है मैग्नीफिकेशन के लिए और उस ऑब्जेक्ट की, और ये हाई मैग्नीफाई करके आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकता, यानी कि ऑब्जेक्ट को इलार्ज करके ज़्यादा एक हद तक ही ऑब्जेक्ट को करेगा इलार्ज, बड़ा एक हद तक, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जबकि इसके बरक्स जब हम देखें तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूज टू सेट्स ऑफ लेंसेज, एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस टू प्रोड्यूस इमेज। जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर मैग्नीफिकेशन जो है वो यहाँ पर आई पीसीस की आई है और ऑब्जेक्टिव लेंसेज की आई है कि ये लेंसेज जो हैं वो दो सेट पर मुश्तमिल होते हैं और उसमें आपको इमेज मिलती है। मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप हैव वन आई पीस वाइल बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप हैव टू आई पीस टू रिड्यूस द आई स्ट्रेन। जो हमारे पास वन आई पीस वाला माइक्रोस्कोप है हम उसको मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और जिसमें टू आई पीस में हम उसको बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये हमारे पास सिंगल आई माइक्रोस्कोप है जिसमें इसके कुछ मुख्तलिफ इसके नाम हैं कि जहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं उसको आर्म कहते हैं, जहाँ से हम इस अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको आई पीस कहते हैं, जहाँ लिखा हुआ है स्पेसिमेन हम वहाँ पे अपने उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और ये काम कुछ इस तरह करता है कि लाइट मिरर जो है वो लाइट पास करता है उस स्पेसिमेन में से, और वो लाइट जो है वो एक फाइन फोकस से होती हुई एक पाथ से, एक रास्ते से होती हुई जो है वो हमारी आई रेटिना तक पहुंचती है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास सिंपल मोनोक्यूलर लाइट माइक्रोस्कोप है। ये हमारे पास जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो ऑक्यूलर लेंसेज लगे हुए हैं और इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो उसके मुकाबले काफ़ी हाई होती है। ये हमारे पास उसकी रियल इमेज है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन लेट 1934 अ न्यू टाइप ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड। लेट 1934 या ऑलमोस्ट 1935 के अंदर जो है हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और हमें एक न्यू टाइप का एक पावरफुल माइक्रोस्कोप मिलता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन माइक्रोस्कोप। अब इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो इसके अंदर जो लाइट सोर्स है वो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा लाइट सोर्स की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। द इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीजिंग इट्स रिजॉल्विंग पावर, जो कि इसकी रिजॉल्विंग पावर को भी काफ़ी इंक्रीज करती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव अ रेजोल्यूशन अबाउट 0.2 माइक्रोन मीटर टू 1000। तो जो हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वो 0.2 माइक्रोन मीटर की रेजोल्यूशन तक को अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारे लाइट माइक्रोस्कोप से जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा इम्प्रूव है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज एज अ लेंस इंस्टीड ऑफ ग्लास लेंस। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास ग्लास लेंस लगे होते हैं, तो उसकी जगह इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जो ऐसा लेंस का काम कर रहे होते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांट फोकस ऑन ह्यूमन आई, देयरफॉर स्क्रीन एंड फोटोग्राफिक प्लेट्स आर यूज्ड टू रिव्यू एंड फोकस दिस इमेजेस। अब इतने छोटे ऑब्जेक्ट को जो है हमारी ह्यूमन आई जो है वो फोकस नहीं कर सकती, तो इस माइक्रोस्कोप के साथ हम या तो कोई इस तरह की फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं या तो कोई इस तरह की स्क्रीन लगाते हैं। और अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो हम हम इस माइक्रोस्कोप के साथ एक मॉनिटर भी प्लेस कर सकते हैं जिसमें हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है और हम उसको अपने हिसाब से उसके अंदर फोकस कर सकते हैं।
Electron microscope reveals many organelles of the cell that are impossible to resolve with light microscope. इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद कई ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि सेल्स के हमारे पास हमें मिलना या दिखना शुरू हुए जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की एक तरह की मैग्नीफिकेशन है कि यहाँ पर स्पेसिमेन जो है वो स्टेज पर रखा हुआ होता है और लाइट जो है वो कुछ इस तरह आती है इलेक्ट्रॉन गन से होती हुई, और ये बीम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैग्नेटिक लेंस से होती हुई आकर जो है स्पेसिमेन में पड़ती है और हमें उसकी इमेज दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक रियल इमेज है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो है वो एक स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें आपको उस स्पेसिमेन की या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या कोई भी सेल की पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बहुत both the microscope are important in their own way. Nowadays, electron microscope are widely used by scientists in laboratories for the detailed study of organisms, while light microscope are used by school and colleges for viewing organisms that are easily visible through it. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे कई रिसर्च साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स के अंदर, ताकि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की मज़ीद स्टडी कर सकें और उनके बारे में मज़ीद चीज़ें जान सकें। जबकि जो यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप है वो नॉर्मली हमारे स्कूल और कॉलेजेस में इस्तेमाल होते हैं सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। ये लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिफरेंसेस हैं कि आप इसमें देख सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर की इल्यूमिनेशन सोर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि वो लाइट है, जबकि इलेक्ट्रॉन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करते हैं जो ऑलमोस्ट है वो 1 नैनोमीटर तक जा सकती है, कि उससे भी कितनी स्मॉल। लोअर मैग्नीफिकेशन दैन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की लो होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नो रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज। इसके अंदर किसी किस्म की कोई रेज या इस तरह की हार्मफुल रेजेस नहीं निकली थी जिससे आपको ख़तरा हो रिस्क ऑफ रेडिएशन लीक, जबकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन बीम से काफ़ी ख़तरा हो सकता है। स्पेसिमेन प्रिपरेशन टेक्स अबाउट फ्यू मिनट्स और एन आवर। तो इसके अंदर जो है आपको स्पेसिमेन बनाने के लिए या अपना उस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या तो कई मिनट लगते हैं या तो बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 आवर, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए अपना स्पेसिमेन बनाने के लिए कई सेवरल डेज कई दिन लग सकते हैं। बोथ लिव एंड डेड स्पेसिमेन कैन बी सीन। लाइट माइक्रोस्कोप में आप जिंदा और डेड दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ओनली डेड एंड ड्राइड स्पेसिमेन कैन बी सीन। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप डेड और ड्राइड स्पेसिमेन को ही देख सकते हैं। द इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिफरेंट जोन्स ऑफ द स्पेसिमेन। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपकी जो लाइट सोर्स है वो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद ही जो कि मुख्तलिफ जोन से मिलती है और आपका स्पेसिमेन उस पर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि उस पर जब लाइट पड़ेगी तभी आपको वो स्पेसिमेन नज़र आएगा। जबकि द इमेज फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, जबकि इसमें जो है आपका जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स या इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पर है। इसकी मैग्नीफिकेशन जो 500x से लेकर 1500x तक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन जो स्टार्ट है वो 16,000x से लेके जो है वो 10 लाख x तक भी है या इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लो रेजोल्यूशन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हाई रेजोल्यूशन पाया जाता है। इन एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड्स लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसको रखना नहायत ही आसान है। लाइट माइक्रोस्कोप को ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और उसकी कॉस्ट भी कम होती है। एक्सपेंसिव एंड हाई मेंटेनेंस, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो उसकी मेंटेनेंस भी हाई और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो बच्चों दोनों माइक्रोस्कोप की अपनी अपनी जगह अहमियत मौजूद है और हम इसको अगर टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप की डिस्कवरीज नहीं होती तो हमें कहीं मालूम नहीं पड़ता कि हमारे इस अर्थ में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं जो कि हमें अपनी आम आँख से
नज़र नहीं आते और वो ज़िंदा हैं। तो दोनों माइक्रोस्कोप की अपनी अपनी जगह एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत मौजूद है और दोनों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को डिस्कवर किया। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप ने एनिमल, बैक्टीरिया सेल और दूसरे सेल को डिस्कवर करवाया, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हम उसके ज़रिए ये जान पाए कि वायरस नाम की चीज़ भी इस दुनिया में पाई जाती है। तो दोनों की अहमियत मौजूद है अपनी अपनी जगह पे। इन दी एंड माई डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakullahul khair.